Hello friends, welcome to Prime Academy of Commerce and Accountancies. With the request of TY BCom students, our class has brought the lectures of the Business Regulatory Framework, in which we will going to discuss about what is contract, what is law, definitions, and at the same time what are the different kinds of contract. So without wasting a time, a lot to know, a lot to discuss as always. So we'll start from the first topic. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पे फर्स्टली जो ये फर्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग फर्स्टली व्हाट इज लॉ। जैसे कि आपको मालूम है कि ये भले ही सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बट फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल लॉ ऐसे नाम से ज़्यादा फेमस मानते हैं, और आप लोग इसको एम लॉ जो है वो ऐसा बोलते हैं। मगर व्हाट इज लॉ, जैसे कि लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा तो आपको एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज लॉ था, और यहां पे आपको मर्केंटाइल लॉ है। तो लॉ का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लॉ जो है, फर्स्टली लॉ इट मींस अ रूल्स व्हिच इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू रेगुलेट एक्सटर्नल एक्शन ऑफ इट्स पीपल्स। मतलब जो भी रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी सब इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऐसे कोई रूल्स को सेटअप करती है या फ्रेम करती है जिसकी चौकट के अंदर ही आपको जो है वो क्या करने हैं, आपके जो एक्शंस है वो लेने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऐसा बोलते हैं। तो अगर इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या निकलता है यहाँ पे, रूल्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू रेगुलेट एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ इट्स पीपल्स इज कॉल्ड एज एन व्हाट, इज कॉल्ड एज एन लॉ। देन आता है कि व्हाट इज देन मर्केंटाइल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ एग्जैक्टली क्या है, लॉ का मीनिंग तो समझ गया, तो मर्केंटाइल लॉ क्या है। देखो आपने देखा होगा लॉ बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के रहते हैं। कंपनीज का लॉ अलग रहता है, जैसे कि उसमें अलग एक्ट आता है, कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लेबर लॉ जो रहता है वो लेबर लॉज अलग रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट रहते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अलग है, वो लॉ अलग है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करेंगे तो वहां पे वो जो एक्ट आता है या लॉ आता है वो डिफरेंट लॉ आता है। सिविल लॉ देखेंगे तो वो अलग लॉ आता है। क्रिमिनल लॉ, तो क्राइम के रिलेटेड अगर कोई लॉ रहेगा तो उसे हम जो डिफरेंट लॉ है वो डिफरेंट लॉ आता है। उसी तरीके से जो लॉ ट्रेड ओके या कॉमर्स या बिजनेस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे जो डे टू डे ट्रेड होता है या हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो कॉमर्स है उसके रिलेटेड अगर कोई लॉ अगर रहता है तो उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, मर्केंटाइल लॉ जो है वो ऐसा बोलते हैं। सो व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? मर्केंटाइल लॉ इट मींस द लॉ दैट रेगुलेट्स द ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमारे जो अगर आप किसी के साथ में खरीदी बिक्री करते हो, किसी दुकान में जाते हो, दुकान से अगर आप कोई माल खरीदी करते हो और वो आपको चीट करता है, कहीं पे ज्यादा प्राइस लगा देता है एमआरपी से ज्यादा, या अगर आपको उसने कुछ प्रोडक्ट एक नाम बोल के दूसरा प्रोडक्ट आपको दे दिया है, कहीं पे उसने आपको फंसा दिया है, तो ऐसे जो चीजों को रोकने के लिए कौन सा लॉ रहता है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो मर्केंटाइल लॉ है जो वही आता है, जो आपके ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वहां पे जो है वो इसको रेगुलेट करता है। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में या कल को कोई अगर आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो, वो एग्रीमेंट आपका पूरा नहीं करता है या आपने जितने पैसे मांगे वो उतने पैसे नहीं देता है या फिर वो मना कर देता है किसी एग्रीमेंट करने से, तो ऐसे जो लॉ को रेगुलेट करता है, ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल लॉ ऐसा बोलते हैं। तो होप सो आपको जो बेसिक्स है वो बेसिक समझ गया रहेगा कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है और उसमें जो मर्केंटाइल लॉ है वो किसके रिलेटेड है, और हम किसके रिलेटेड अभी जो है ये पूरे जो है वो स्टडी करेंगे। जो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो रिलेटेड है, इसके रिलेटेड ही आपको ये जो पूरा जो लॉ है ये आपको यहां पे स्टडी करने को मिलेगा। बेसिक से जो स्टार्ट होने के बाद अभी हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या। जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, तो एक सिंपल सा मीनिंग हमारे दिमाग में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ओके, क्या होता है यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है। तो इसका अगर आप नेचर की जब बात करेंगे तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट्स व्हाट, ये क्या, इसकी क्या गरज है कि दोनों में जब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्यों होना चाहिए, उसका बेसिक नेचर क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, टू इंश्योर द डेफिनेटनेस एंड यूनिफॉर्मिटी अमंग द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहती है वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए, एक प्रॉपर लॉ जो है उसके कायदे के अंदर होनी चाहिए, कायदे के बाहर जाके नहीं होना चाहिए, जिससे कल को आप जाके कोर्ट है उसके लिए और कोर्ट में जाके आप इस डिस्प्यूट्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओ।
सोचो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या लॉ नहीं होते हैं तो कहीं पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है, कोई आपको कितना भी चीट करे, कोई आपके साथ कैसा भी ट्रीटमेंट करे, उसका कहीं पे भी कोई अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इस तरीके का एक कंट्रोल होना चाहिए, एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया गया यहाँ पे, ये जो नेचर जो है यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो बताता क्या है कि इट शुड हैव द डेफिनेटनेस एंड द यूनिफॉर्मिटी अमंग द वेरियस काइंड्स ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। फॉर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स, उसके क्या उद्दिष्ट है, अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, टू इंट्रोड्यूस द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड डेफिनेट्स इन द डीलिंग्स। ओके, मतलब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक प्रॉपर कायदा है, एक लॉ है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट अगर दो पार्टीज के बीच में होता है तो वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कोई हमने प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर वो काम किया है इसके लिए। तो यहां पे आपका जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स आता है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या आता है यहाँ पे, इट इंट्रोड्यूसेस द सिक्योरिटी एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी एंड डेफिनेट्स इन द डीलिंग। जैसे आप घर खरीदी करने के लिए जाते हैं तो वो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे अगर जब आप सामने वाले को लाखों रुपए में कैश देते हो और उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी खरीदी करते हो किसी बिल्डर के साथ पास में, तो ये क्या है, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट जो एक होता है, वो जो हम जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं पूरा का पूरा, जिसके ऊपर वो भी साइन करता है, आप भी साइन करते हो, तो वो आपको एक क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रकार का वहां पे वो आपको श्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रकार का अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब आप इतना लाखों रुपए में जब पैसा पे करते हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कल को ये जगह हमारी है और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इस डॉक्यूमेंट्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट है वो आज हमें देखने मिलता है। नहीं तो कल को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो कल को कोई भी आके आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट लेके चला जाएगा, ओके, और आपका या उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका अपना हक जता लेगा, अगर इस तरीके का कोई ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्ट्स। अब देखेंगे यहाँ पे बेसिक्स, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो तीन लोगों ने यहां पे एक्सप्लेन किया है। यहां पे तीन डेफिनेशन हम देखेंगे और उसका जो है वो हम एनालाइज करेंगे। तो पहला जो है वो डेफिनेशन दिया है सालमन का, दूसरा जो है वो है सर फ्रेडरिक पोलक का, और जो तीसरा जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। तो पहला जो हम देखेंगे वो है सालमन का। सालमन क्या बताता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पहले वो देखेंगे। सालमन सेज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। What is contract is what? Contract is an agreement creating and defining the obligations between the parties। मतलब किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना है, वो एक प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ पे a contract is what? A contract is an agreement creating and defining the obligations। Okay, ऑब्लिगेशंस। अगर मैं आपको कोई चीज बेचता हूं तो आपका ऑब्लिगेशन क्या है, जितना प्राइस डिसाइड हुआ है वो आपने मुझे देनी चाहिए। ओके, तो यहां पे जो ऑब्लिगेशंस है वो ऑब्लिगेशंस जो है यहां पे क्या करते हैं, यहां पे डिसाइड करते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है वो दूसरा डेफिनेशन दिया है सर फ्रेडरिक पोलक ने दिया हुआ डेफिनेशन है। नाउ व्हाट डज द सर फ्रेडरिक पोलक सेज? सर फ्रेडरिक पोलक बताते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सिबल बाय द लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी तरीके का प्रॉमिस किया है या एग्रीमेंट किया है और वो लॉ के हिसाब से है, ओके, लॉ के विरुद्ध नहीं है बल्कि वो लॉ के हिसाब से है, इन्फोर्सिबल बाय द लॉ है एंड नॉट द फॉरबिडन बाय द लॉ, देन सच इज द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने मेरे से ऑफर किया कि मुझे आपका मोबाइल चाहिए 5,000 रुपए का, मैं एक्सेप्ट करता हूं 5,000, ठीक है, मेरा मोबाइल ले लो 5,000 रुपए में, ये एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये क्या है, दिस इज एन प्रॉमिस दैट यू एंड मी हैव डन। ओके, आप मेरा मोबाइल लेने को रेडी है और एट द सेम टाइम 5,000 रुपए में, और मैं अपना मोबाइल जो है 5,000 रुपए में आपको देने को रेडी हूं। तो यहां पे ये लॉ इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इसलिए उन्होंने ये शब्द क्या यूज किया, इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। मगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करना कि जाके किधर डकैत डालेंगे या कहीं जाके चोरी करेंगे, ये लॉ के हिसाब से इन्फोर्सिबल नहीं माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट्स फॉरबिडन बाय द लॉ। तो ऐसे जो 2 नंबर के काम हैं इनके लिए कभी भी लॉ नहीं बना है। ये सारे के सारे जो ईमानदारी के जो काम है, लॉफुल एक्टिविटीज है, उनके लिए जो है ये जो है लॉ बना हुआ है। इसके लिए उन्होंने शब्द क्या यूज किया है, इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। ओके, सो दिस इज द सर फ्रेडरिक पोलक्स डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन किया है और पेपर में भी आपको पहला डेफिनेशन यही लिखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन H। ओके, सेक्शन 2 सब सेक्शन H क्या बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे सिर्फ शब्द क्या एक्स्ट्रा यूज किया, प्रॉमिस यूज किया है, मगर यहां पे सिर्फ क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ।
तो ये दो डेफिनेशन आप सर फ्रेडरिक पोलक और दो डेफिनेशन आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो, इजी है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय द लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के हिसाब से एनफोर्सिबल है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एज एन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। जैसे कि मैंने अभी इसके पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध है या फिर जो आप बोल सकते हैं लॉ के विरुद्ध है, फॉरबिडन बाय द लॉ है, उसे हम बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं कहीं पे भी। जो लॉ के एक्टिविटी के हिसाब से है, लॉफुल एक्टिविटी के हिसाब से है, उसे ही हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, एज एन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम मानेंगे। तो ये जो है, ये तीन डेफिनेशंस जो है यहाँ पे जो दिए हैं सालमन ने, सर फ्रेडरिक पोलक ने और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन H ने। ओके, तो अभी इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट जो आता है आपके इसमें, वो है टाइप्स ऑफ द लॉ। तो ऐसे 9 टाइप्स के लॉ है, हम इसको एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट 9 टाइप्स ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट जो है वो आता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। Okay, so express contract are those contract where the one party expresses okay to the another party, okay, जहां पे क्या किया जाता है, किसी एग्रीमेंट जो होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी क्या करती है, यहाँ पे एक्सप्रेस करती है किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो, आपको सारा खेल एग्जाम्पल के ऊपर होता है। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ जाता है तो आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे आपको जो है वो क्लियरली जो है वो समझ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो है आइदर एक्सप्रेस किससे किया जाता है, आइदर बाय वर्ड्स या फिर आइदर ओरली, ओके, जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, ए एक्सप्रेस करता है ओरली, सपोज फॉर एग्जाम्पल टू बी टू परचेज द मोबाइल फोन ऑफ बी। ओके, ए एक्सप्रेसेस दैट कि मुझे जो तेरा मोबाइल फोन है वो चाहिए 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए में मुझे आपका फोन चाहिए। बी उसको यस बोलता है कि ठीक है, मैं अपना जो फोन है वो 5,000 रुपए में देने को रेडी हूं। यहां पे जो एक्सप्रेस हुआ है वो कैसा हुआ है, ओरली एक्सप्रेस हुआ है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जहां पे ए ने क्या दिखाया है, विलिंगनेस दिखाया है, ओके, टू परचेज द बीज मोबाइल, ओके, आइदर ओरली और रिटर्नली। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा बोलते हैं। दूसरा जो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है वहां पे आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा, देखो अलग टाइप का है और आपने ये किया भी हुआ है। अभी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ना तो किसी तरीके का एक्सप्रेशन होता है, ना तो एग्रीमेंट होता है ओरली या फिर रिटर्नली, ओके, मगर ये इंप्लाइड कंडक्ट के थ्रू किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखो, आप बस स्टैंड पे जाते हो और आपको जाना है पुणे, ओके, तो पहले आप क्या करोगे, बस स्टैंड पे जाओगे और खड़े हो जाओगे। फिर 10 मिनट के बाद सपोज वहां पे बस आती है और बस पुणे की बस जो है, श्रीरामपुर टू पुणे, वहां पे एक जो बस है वहां पे वो खड़ी हो जाती है। तो आप क्या करोगे वहां पे, तो आप देखो, अगर आपको पुणे जाना है, आप वो बस में चढ़ोगे, जाके एक विंडो सीट पे बैठ जाओगे। जैसे ही आप बस पे चढ़ गए हो, इसका मतलब आपने बस के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। जब बस अपने स्टैंड पे आके खड़ी हुई, वो एक प्रपोजल है और आप बस के अंदर चढ़ गए हो, इसका मतलब आपको बस के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको एग्री है, ओके। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बस ने प्रपोजल किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर किसी ने भी कोई रिटर्न या ओरली कुछ बोला है क्या, नहीं। ये जो भी हुआ है वो इंप्लाइड कंडक्ट के थ्रू हुआ है। और जब आप बस के अंदर बैठ जाते हो तो आपको बस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको मान्य है। मतलब आप वहां पे स्मोक नहीं करोगे, आपको बस का जो भी टिकट होगा वो आपको जो वो है देना पड़ेगा। मतलब पुणे का टिकट सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए हाइपोथेटिकली कि वो 250 रुपीज का टिकट है सपोज, तो यहां पे आपको 250 देने ही पड़ेंगे, ओके। मतलब आप एक्सेप्ट हो कि वो 250 रुपए का टिकट आपको मान्य है। आप उसमें बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे 200 ही देने हैं, मुझे तो नहीं परवड़ता है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। आप जब बस के अंदर चढ़ गए हो तो आप बस जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी एसटी महामंडल की, वो आपको मान्य करनी पड़ेंगी, ओके। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट इज दैट काइंड ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट where the one party agrees the other parties, okay। मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी क्या करती है, प्रपोजल करती है, तो दूसरी जो पार्टी है वो प्रपोजल को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट ऐसा बोलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ए पर्सन है, ए बोलता है कि बी को कि मुझे तेरी गाड़ी चाहिए 60,000 रुपए में, और बी बोलता है ठीक है आई एक्सेप्ट
कि मेरी गाड़ी तू 60,000 रुपये में ले ले। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट, वेयर द वन पार्टी प्रपोजेस एंड अनदर पार्टी एग्रीज टू दैट प्रपोजल। ओके, तो वो प्रपोजल को दूसरी पार्टी क्या कर लेती है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट ऐसा हम बोलते हैं। देन फोर्थ टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो आता है कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, देखो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में ना तो किसी तरीके का एग्रीमेंट होता है, ना ही किसी तरीके का प्रपोजल होता है, ना ही किसी तरीके का एक्सेप्टेंस होता है, बट फिर भी इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। वो कैसे, देखो एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप बस स्टैंड पे जाते हो और बस स्टैंड पे आपका जो पर्स है वो गुम हो जाता है, जिसमें 5,000 रुपये कैश है, उसमें आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड एट द सेम टाइम आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं। ओके, वो आपका नीचे गिर जाता है। आप बस में बैठ के आपको सपोज फॉर एग्जांपल जाना है राउरी में, आप राउरी चले जाते हो। कोई तो भी एक XYZ पर्सन आता है, वो आपका पर्स उठाता है, जब उसमें देखता है आपकी कोई कैश पड़ी हुई है, उसमें आपके पैन कार्ड और वो जो आधार कार्ड वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो आपका एड्रेस देखता है, नाम देखता है, और वो राहुरी में उसी एड्रेस पे वो कोई दूसरी बस पकड़ता है और आपके पीछे जाता है और आपके घर के एड्रेस तक जाके आपको वो जो है वो आपका पर्स पहुंचा देता है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या हुआ, देखो इसमें आप में और वो जो पर्सन है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जैसे हम क्या बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है वो देख लो, आपको क्या करना होगा। अभी इसमें अगर वो सामने वाला बोलता है कि देखो मैं आपके यहां तक आया हूं, ओके, यहां पे इतना दूर, मैं 30 किलोमीटर जो है वो मैं यहाँ से आपके गांव तक आया हूँ और मैंने आपका ये पर्स जो लौटा दिया है, तो मेरे को यहाँ पे आने का जो खर्चा है वो सपोज फॉर एग्जांपल 50 रुपये टिकट का लगा है, मैंने बीच में चाय नाश्ता और ये जो खर्चा है ये मुझे चाहिए 100 रुपये, या मेंटेनेंस जो भी खर्चा है 200 रुपये, या भी ये जो एक्सपेंसेस है ये आपको उसके देने पड़ेंगे। अगर वो 200 रुपये एक्सपेंसेस है तो आपको वो 200 रुपये जो है सामने वाले को देना पड़ेगा। ये जो एग्रीमेंट, आप बोलेंगे मैं नहीं देने वाला हूं, तो सामने वाला आप पे केस फाइल करके ये चीजों को रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है आप में और उसमें, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे दैट मेंटेनेंस चार्जेस टू दैट पर्सन। ओके, तो वो वाले पर्सन को आपको जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो देना पड़ेगा, वो 200 रुपए, उसका टिकट, उसका नाश्ता, उसका चाय पानी का खर्चा, ये आपको वो जो आने का जो उसका हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ बोलते हैं, या फिर हम इसको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलते हैं। देन पांचवें टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो आता है यहां पे एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट where both the parties perform their contractual obligations। जहां पे A और B, सपोज दो पार्टीज है, ये दोनों अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे A ने प्रपोज किया B को कि मुझे तेरी गाड़ी चाहिए 60,000 रुपए में, ओके, आपकी कार चाहिए 60,000 रुपीज में। B ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, आई एम रेडी टू सेल माई कार फॉर रुपीज 60,000, मैं 60,000 रुपए में अपनी गाड़ी बेचने को रेडी हूं। तो यहां पे दोनों ने अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया। ए ने जो है वो 60,000 रुपए बी को पे कर दिए और बी ने अपनी गाड़ी जो है वो किसको दे दी, ए को दे दी। तो यहां पे जो ऑब्लिगेशंस था वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा हो चुका है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलते हैं। ओके, देन 6 पॉइंट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैज टू बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज इन अ फ्यूचर डेट। जो हम फ्यूचर डेट में क्या करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलते हैं। अब समझ लो ए और बी ये दो पार्टीज है। ए जो है वो खेती करता है, ओके, ए जो है वो पार्टी क्या कर रहा है, यहां पे फार्मिंग करता है, खेती कर रहा है। उसने वहां पे जो है वो क्या लगाया है, वीट ग्रो किया है, गेहूं लगाया है। और बी ए के पास जाता है और बोलता है कि मैं तेरा सारा गेहूं जो है वो 2,000 रुपए क्विंटल से क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। 4 महीने के बाद जब भी गेहूं निकलेगा तब, ये आज का रेट है 2,000 रुपए, 4 महीने के बाद तेरी खेती में से जितना भी गेहूं निकलेगा वो मैं ले लूंगा। बी एग्री कर लेता है, ठीक है, 4 महीने के बाद जितना भी गेहूं निकलेगा मेरी ये वाली खेती में से, वो सारा गेहूं तेरा होगा 2,000 रुपए क्विंटल के साथ में।
तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये कब होने वाला है? 4 महीने के बाद होने वाला है। ओके, तो 4 महीने के बाद जितना भी घाव निकलेगा सामने वाले को 2000 रुपए से रेट देना पड़ेगा और दूसरे को भी लेना पड़ेगा। भले ही 4 महीने के बाद रेट ज्यादा हो या कम हो, दोनों को 2000 रुपए से देना पड़ेगा। मगर ये ऑब्लिगेशन कब होगा? आज होगा क्या? नहीं, वो होगा, उसका ऑब्लिगेशन कब होगा? 4 महीने के बाद। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर डेट में किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हम बोलते हैं। देन 7वें नंबर का कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो आता है यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 की सारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलते हैं। तो सेक्शन 10 में क्या क्या कंडीशंस आती है? जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल एक्टिविटीज। ओके, तो ये जो सब फ्री कंसेंट, ऐसे बहुत सारी है। तो ये जो सेक्शन 10 के अंदर जो आती है कंडीशंस, उनको फुलफिल किया जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोला जाता है। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी void contract are those contract where the contractual obligation for the one party becomes an impossible. Okay, उसके लिए लिटरली वो impossible बन जाता है उसको अपनी contractual obligations करने के लिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टीज है, A और B। B जो है वो होटल चलाता है और A जो है वो होटल में गाना गाता है या फिर वहां पे कोई डांस परफॉर्मेंस करता है, ऐसे समझ लो। तो बी ने ए के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन तू होटल में क्या करेगा? यहां पे आएगा, यहां पे डांस परफॉर्मेंस करेगा और गाना भी गाएगा। दोनों में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, उसका प्राइस भी डिसाइड हो गया, कितना देना है, उसकी फीस और समथिंग वो सब डिसाइड हो गया है। बट होता क्या है? 15 अगस्त के एक दिन पहले ही जो ए है वो बीमार पड़ जाता है, उसे तेज बुखार आ गया है या बीमार पड़ गया है। अब वो इतना तेज, अगर वो बीमार पड़ा है, उसको बुखार है, तो वहां पे वो क्या ये परफॉर्मेंस कर पाएगा एक्टिविटी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइम पे यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी में ये वॉइड है। अब ये ए ने बेचारे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं है, अब वो बीमार पड़ गया तो इसमें ए की क्या गलती है? ओके, तो यहां पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विल कंसिडर्ड एज एन वॉइड। व्हाई? जस्ट ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? यहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है voidable contract। तो voidable contracts are those contract where the contract on the behalf of one party अगर देखा जाए तो एक पार्टी के हिसाब से ये एकदम वैलिड है, सही है, मगर दूसरे के हिसाब से ये टोटली गलत है। ओके, तो एक पार्टी जो है उसके हिसाब से सब कुछ जो हो रहा है वो राइट है, मगर दूसरी पार्टी के हिसाब से जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, दोनों फ्री कंसेंट नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है? यहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन डन बाय कोएरेक्शन सेक्शन 15, उसके बाद जो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेक्शन 20 to 22 मिस्टेक्स। अगर इसके हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, अब इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फ्री कंसेंट एंड व्हाट आर दिस फ्रॉड, कोएरेक्शन, इनको आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलते हैं। सो दिस आर दी सम ऑफ द 9 टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टाइम की लिमिटेशन है, इसके लिए आपको मैंने एक कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वाला जो है लेक्चर को अगर लाइक करो। कुछ अगर आपको और भी अच्छा लगा रहेगा या कुछ अगर आपको सजेशन देने रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। सफिशिएंट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।